नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है निगी जी बायो वाले में। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी लेक्चर जो है हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो और आपको इंग्लिश में चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक में अगर कोई लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले है ना, इरेथ्रोपोइसिस जो आज हमने पढ़ना है, तो इससे पहले हम जो है प्रीवियस वाली वीडियो में जो है हिमेटोपोइसिस हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को समझ के आएँ, ताकि आपको वहाँ से पता चले कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तभी आपको जो है ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, और बड़े इजी फॉर्म में करूँगा मैं, है ना। जो है किताबों में बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि 1-2 पेज इसकी स्टेज के, दूसरी स्टेज के, नहीं, डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे और पॉइंट समझेंगे, है ना, और ये पॉइंट जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन, है ना, ऑफ आरबीसी। और आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट, इसलिए इसका नाम दे दिया इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन। तो ये क्लियर होगा, आई होप। अभी इरेथ्रोपोइसिस होने के लिए क्या होना जरूरी है, यानी कि ऐसा बॉडी को क्या स्टिमुलस मिल रहा है कि इरेथ्रोपोइसिस हो? जरूरी तो नहीं है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने बात करी थी कि आरबीसी का जो एक टाइम पीरियड है वो कितना है, 120 डेज, है ना। तो अगर वाली वीडियो भी नहीं देखी है, वहां पे मैंने बताया है कि आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना है, आयरन रिसाइकलिंग कैसा होता है। अगर आप वाला वीडियो और वाला पार्ट जान लेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आयरन वगैरह कैसे यूज़ हो रहा है, तो वहां से आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। इसलिए वो सारा कंटेंट पहले ही डाल दिया था। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि इरेथ्रोपोइसिस के लिए स्टिमुलस कैसे मिलेगा? तो हमारे पास जो ऑर्गन है ना, एक्सक्रीशन के लिए जो मेनली काम करता है किडनी, तो किडनी के पास जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, है ना। और ये क्या करता है, ये जब इसको एक स्टिमुलस मिलेगा तो ये रिलीज करेगा इस हार्मोन को, और ये जाके जो है बोन मैरो के पास जाएगा, जिसके पास होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल। ये भी मैं पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, वहीं जाके आप देखना हिमेटोपोइसिस वाली वीडियो में। ठीक है, और वहां पे जाके क्या करते हैं, ये फिर उस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को बोलते हैं कि भैया अब समय आ गया है कि आरबीसी को बनाया जाए, यानी कि बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है। तो ये कैसे भी हो सकता है, या तो कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो। अब जब ट्रॉमेटिक इंजरी हुई होगी तो ब्लड लॉस होगा, यानी कि आरबीसी भी उसके साथ लॉस हो रहे हैं, और आरबीसी जैसे ही लॉस मिलेंगे तो ये एक तरीके का स्टिमुलस है उस हार्मोन के लिए कि चलो अब आरबीसी का फॉर्मेशन करवाया जाए थ्रू बोन मैरो। आई होप इतना क्लियर होगा। ऐसे ही कुछ अलग हो सकते हैं, लाइक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगी। हाइपोक्सिया वाली कंडीशन क्या होती है कि ज़्यादातर ये तब होती है जो हाई एल्टीट्यूड में हम चले जाते हैं, वहाँ प्रेशर जो है कम होता है, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है। तो बॉडी को अंदर से ये स्टिमुलस मिल रहा है, क्योंकि आरबीसी शायद कम है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आरबीसी अगर ज़्यादा होंगे तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा ले पाएगा। तो इसलिए आप नोटिस करोगे कि जितने भी पहाड़ी रीजन में जो लोग रहते हैं उनका जो आरबीसी है, आरबीसी काउंट है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आता है एज कंपेयर टू द पीपल जो कि प्लेन्स एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि इरेथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से स्टिमुलस जरूरी हैं और किस किस कंडीशन में हो सकता है। ऐसे ही सेम अदर एग्जांपल का मैं बात कर लूँ तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी क्या होता है, एक तरीके से ब्लड लॉस है, तो वहाँ पे भी जब ब्लड लॉस हुआ है तो हमें उसे दोबारा से क्या करना है, रिगेन करवाना है। उसमें सर्टेन आरबीसी भी लॉस हुए होंगे और वो आरबीसी हमें अगेन वापस चाहिए, तो वो आरबीसी कहाँ से आएंगे?
इरेथ्रोपोइसिस वाली इस प्रोसेस को फॉलो अप करके, ठीक है ना। तो इरेथ्रोपोइसिस में जो है जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो प्लूरिपोटेंट सेल क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेज है उसमें जो उसका पहला स्टेज में जो बनाता है वह है प्रोनॉर्मोब्लास्ट। तो अगर बात पिछले लेक्चर की मैं अगर बात करूं तो इसलिए कह रहा था मैं हिमेटोपोइसिस वाला देख लो। हिमेटोपोइसिस वाला इसलिए क्योंकि जो प्लूरिपोटेंट सेल होता है वो माइटोसिस से होता है, उसमें से 2 सेल बनाता है, 2 डॉटर सेल बनाता है, उसमें से एक प्लूरिपोटेंट सेल होती है और एक ब्लास्ट सेल होती है। अब देखते हैं ये प्रोनॉर्मोब्लास्ट, तो ये क्या है, एक तरीके का अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है ये, ठीक है। तो इसके ये कुछ फीचर्स हैं, हमें यही फीचर्स ध्यान में रखने हैं, इसके बाहर तो कुछ नहीं है, बाकी सब एक्स्ट्रा लिखा है, इज एम आर तो सब जगह लिखा है बुक में, ठीक है। तो इसका जो एवरेज डायमीटर होता है इट्स अराउंड 15 to 20 माइक्रोमीटर, 15 से 20 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होगा। जब ये शुरुआती दौर में प्रोनॉर्मोब्लास्ट की स्टेज में होगा तो वहां पर ये सेल जो है राउंड होता है और ओवल होता है, और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आरबीसी होता है वो बाइकॉन्केव है, मतलब ये स्टेजेस तब तक चलेंगी जब तक वो अपना प्रॉपर जो उसका एक शेप है उसको एक्वायर नहीं कर लेता, या उस आरबीसी की जो अपनी एक प्रॉपर्टी है वो उसको एक्वायर नहीं कर लेता, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। सेल जो है राउंड है, ओवल है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है क्योंकि शुरुआती दौर में है तो सेल है उसके पास न्यूक्लियस बड़ा होगा, उसके पास जो है फाइन क्रोमेटिन्स होते हैं, अभी कंडेंस नहीं हुए हैं, है ना। और जब हम साइटोप्लाज्म, है ना, जब प्रोनॉर्मोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म को जो हम स्टेन करते हैं तो ये जो है ब्लू कलर देता है, क्या देता है आपका, ब्लू कलर। अब जब यहां तक हम पहुंच गए तो अब क्या होगा, जो प्रोनॉर्मोब्लास्ट है यानी कि जो ब्लास्ट सेल है यहां पे, उसका काम क्या है, वो आगे जाए और प्रोलिफरेट करवाए, है ना, अपने आप को आगे और बढ़ाए या सेकंड स्टेज में डाले ताकि वो एक आरबीसी वाले सेल तक पहुंच पाए, सॉरी, है ना, सेल तक पहुंच पाए। तो अगेन इट डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, मतलब फिर से माइटोसिस होगा इस प्रोनॉर्मोब्लास्ट में और वो क्या बना देगा आपका बेसोफिलिक ब्लास्ट। अब बेसोफिलिक ब्लास्ट में क्या होता है देखते हैं। इसका जो एवरेज डायमीटर है सेम, है ना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट का जो एवरेज डायमीटर है वो होता है आपका 14 से 17 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, या न्यूक्लियस को हटाना पड़ेगा, मतलब वो खुद हट रहा है धीरे धीरे, है ना। और जो साइटोप्लाज्म है ये जो है ब्लू स्टेन करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो ये बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है इसके पास जो इसका साइटोप्लाज्म है उसके पास आरएनए ज्यादा है, ठीक है ना। इस कारण से जो है अगर हम उसकी स्टेनिंग करेंगे तो वो ब्लू दिखेगा, ठीक है। और बेसोफिलिक है तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ एसिड को अपने तरफ ले रहा होगा, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिन ये तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज है। इसमें जो इसका एवरेज डायमीटर होता है ये 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस जो है थोड़ा और रिड्यूस होने लगता है, क्रोमेटिन और डेंस होने लगता है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का कलर है वो पहले ब्लू होता है, ब्लू से फिर पर्पल में चेंज होता है और पर्पल से जो है फिर पिंक में होता है। ऐसा होने का कारण इसलिए है क्योंकि इस वाली स्टेज में, पॉलीक्रोमेटिन वाली स्टेज में जो है ये आरएनए जो है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं और वहां पे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये वाली जो स्टेज है पॉलीक्रोमेटिन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर एग्जाम में अगर कोई पूछता है वन वर्ड में कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है या स्टार्ट कहां पे हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेज हो गया आपकी, पॉलीक्रोमेटिन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम ऑर्थोक्रोमेटिन। ऑर्थोक्रोमेटिन में क्या होता है कि इसका जो एवरेज डायमीटर होता है ये 8 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है।
न्यूक्लियस इसमें और छोटा हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा पिंक स्टेन करता है क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है आरएनए के कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिनाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो हीमोग्लोबिनाइजेशन से हम क्या मतलब समझेंगे कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन पूरा हो चुका है, हीमोग्लोबिनाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो अगेन ये वाली स्टेज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑर्थोक्रोमेटिन में जो है हीमोग्लोबिनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट उसके रिड्यूस्ड साइज में आ चुका है, ठीक है ना। और ये स्टेन करता है पिंक, मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि वहां पे अभी भी जो है राइबोसोम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, आरएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वहां पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज। इसमें जो एवरेज डायमीटर होता है देखो 7.3 से 8 माइक्रोमीटर, मतलब अब अपने आसपास का जो उसका डायमीटर वाला साइज है वहां तक ये पहुंचने लग गया है। इसका मतलब अब आरबीसी बनने वाला है या बनने लगा है, ठीक है ना, मतलब आ रहा है धीरे धीरे अपनी तरफ से, मतलब मैच्योरेशन हो रहा है, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी कि आरबीसी बड़ा हो रहा है, मैच्योर होने वाला है। तो रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस पूरा डिसअपियर हो जाएगा, मतलब है ही नहीं, न्यूक्लियस गया। और मैं बता दूं आरबीसी की एक खास प्रॉपर्टी यही है कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और अगर किसी कारण से उसके पास, अगर आप जो हैं ब्लड स्मीयर बना रहे हैं, सपोज आप एक लैब टेक्नीशियन हैं या लैब में काम कर रहे हैं और आप एक स्मीयर बनाते हैं और उसमें पा रहे हैं आपकी आरबीसी के पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसका एक ही चीज हो सकती है कि या तो सेल जो है ब्लड लाइन में जाने से पहले ही जो है एकदम से ब्लड में आ जा रहे हैं, है ना, इमेच्योरिटी में ही चले जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेज को बिना फॉलो करे, यानी कि बॉडी को ज्यादा जरूरत है, इसी कारण से ये सब हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं और, ठीक है। ये इमेच्योर एरिथ्रोसाइट होगा, ठीक है ना, मतलब इमेच्योर है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज तो आ गई हैं कि न्यूक्लियस नहीं है ना, और इसके जो ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया है ना, और क्या है इसके पास, और कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ उसका शेप हो गया, जो उसका डायमीटर था, है ना, वो भी जो है अराउंड अपने 7.3 7.5 लाइक वहां पे पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। दूसरा राइबोसोम स्टिल वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर जो है ब्लूइश आएगा अगर हम उसे स्टेन करना चाहेंगे। अगेन इस स्टेज को पूरा होने के बाद, यानी कि ये स्टेज को जो है ये पूरी समअप होने के बाद इट इज रिलीज्ड इन पेरिफेरल ब्लड लाइन। तो क्या अब ये पेरिफेरल ब्लड लाइन में चले गया, तो ये लेकिन अभी भी पेरिफेरल ब्लड लाइन से ब्लड में नहीं आ सकता है, क्यों, इमेच्योर है, मैच्योर होना जरूरी है। तो 24 से 48 घंटे तक, यानी कि अराउंड 24 to 48 आवर्स तक पेरिफेरल ब्लड लाइन में रहने के बाद इसे रिलीज कर दिया जाता है एक्चुअली ब्लड में। क्यों किया जाता है रिलीज, अब देखते हैं। एक तो इसका जो शेप था वो बाइकॉन्केव हो गया है, और यही शेप जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसको इतना पोटेंट बनाने के लिए कि ये कैरी कर सके उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ट्रेवल कर सके उन पतली पतली कैपिलरीज को जो बिल्कुल टिप ऑफ द टो पे, है ना, बिल्कुल हेड के ऊपर से जाते हुए ये पूरी, है ना, बॉडी के एक्सट्रीमिटीज तक जहां तक ये कैपिलरीज गई हैं वहां तक ब्लड पहुंचा सके, इसीलिए इसका ये एक फीचर है बाइकॉन्केव। इसका साइज अगेन 7.2 माइक्रोमीटर, जिसके हमने बारे में बात करी कि 7.2 माइक्रोमीटर होना जरूरी है। न्यूक्लियस नहीं होगा और इट कंटेन हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी हो जाता है यह आपको पता है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही वो पार्ट है जो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ब्लड के पार्ट 2 में जो है हीमोग्लोबिन को डिटेल में समझाया हुआ है, फीटल हीमोग्लोबिन भी और एडल्ट हीमोग्लोबिन भी मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है, और किस टाइप में क्या क्या होगा। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वाली वीडियो भी देख के आए, आपको ईजी वे में वहाँ पे समझ आ जाएगा। अब समझते हैं कि इरेथ्रोपोइसिस जब हो रही है ना, इट्स लाइक कि अगर जब हमें कोई कुछ खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए नेसेसरी चीज़ें क्या है,
मसाला है ना, दाल होनी चाहिए, नमक होना चाहिए, जीरा का तड़का होना चाहिए या तेज पत्ता, जो भी जिस तरीके का आप खाना बनाना चाहते हैं उसके लिए वो सामग्री वहाँ पे होनी चाहिए। तो मतलब इरेथ्रोपोइसिस और आरबीसी को बनाने के लिए वहाँ पे कुछ सामग्री की ज़रूरत है, यानी कि कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर्स है हमारा इरेथ्रोपोएटिन। तो इरेथ्रोपोएटिन हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। शॉर्ट में यही है कि इरेथ्रोपोएटिन जो है किडनी के पास एक हार्मोन है, और जैसे ही एक स्टिमुलस मिलता है इसे कि भैया बॉडी में या तो ऑक्सीजन कम हो गई है या आरबीसी जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, इस वजह से हमें आरबीसी को जल्दी बनाना पड़ेगा। इरेथ्रोपोएटिन को जब ये स्टिमुलस मिलेगा तो ये वाला काम करेगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6, जिसको कि हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर में आ जाता है आरबीसी को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है अपन लोगों का विटामिन B9, जिसको कि हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आरबीसी, है ना। मतलब फिफ्थ स्टेज तक न्यूक्लियस का बना होना जरूरी है। गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए आरबीसी को अभी भी लास्ट तक, भले ही तब न्यूक्लियस बाहर चले जाए, है ना। तो मतलब जरूरी है। तो आपने देखा भी होगा, है ना, ये विटामिन B12 जो है कोबालमिन, ये भी काहे के लिए जरूरी है। डीएनए का जो सिंथेसिस है इस स्टार्टिंग प्रो नॉर्मोब्लास्ट या जो हमारे पास स्टेज है वहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में जो है आरबीसी की मैच्योरेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है विटामिन B9 एंड विटामिन B12 इन सम केसेस जिनमें उनको लगता है कि इनमें कमी हो रही है ब्लड की। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, इसको हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कह देते हैं, और ये आयरन के रीअब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट प्रोटीन, देखो प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको तब समझ आएगा जब आप वो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट पढ़ चुके होंगे। वहाँ पे मैंने बताया था कि हीम होता है, ग्लोबिन होता है, और ग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीनीशियस पार्ट है। प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में, है ना, बाय द एंजाइम प्रोटीएस, और अगेन हम इसको जो है यूज करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ये एमिनो एसिड जो थे छोटे छोटे, तो हुआ क्या, ये जो प्रोटीन है हमें चाहिए ग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। ग्लोबिन भी बनना जरूरी है, हीम भी बनना जरूरी है। तो हीम को बनाने के लिए जो है यहाँ पे आयरन एंड कॉपर है, इट इज नेसेसरी फॉर अगेन हीम। यही दोनों फैक्टर हैं, है ना, ये 6वें और 7वें नंबर के फैक्टर प्रोटीन एंड आयरन, इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। तो प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन बनाने के लिए और आयरन पार्ट हीम बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना, जो अदर फैक्टर है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में जो है हेल्प आउट कराते हैं। ठीक है, सर्टेन डाइटरी, अगर है ना विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में जो हाइड्रोक्सी का फैक्टर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ये हेल्प आउट कराते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के लिए। ठीक है ना, तो B12 का एब्जॉर्प्शन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि जो है ये हेल्प आउट कराए। हमने ऊपर बात करी थी, है ना, कोबालमिन जिसका नाम है, वह हेल्प आउट कराए डीएनए के सिंथेसिस में और आरबीसी की मैच्योरेशन में। ठीक है ना, तो बस इसमें इतना ही है। आई होप आपको इरेथ्रोपोइसिस समझ आया होगा, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आपको लगता है इसमें कोई पॉइंट रह गया है, कोई समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। मैंने बड़े इजी फॉर्म में इसको रखने की कोशिश करी है। ठीक है ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है ना, तो ओके गाइस, अगेन थैंक यू। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जो इसे शेयर करें, है ना, और उनसे भी कहें कि आगे शेयर करें, है ना। आपके एक सब्सक्राइब से जो है ना, और लोगों को भी जो है पता चलेगा, इन्फॉर्म चलेगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया मैटर मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि बढ़िया मैटर मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो ओके, थैंक यू एंड अगेन टेक केयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।